नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में कोई हिसाब किताब ही नहीं है? हम देखते हैं कि शॉर्टकट लेने वाला सहकर्मी प्रमोशन पा जाता है, या जो लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं वो अक्सर खुश और सफल नजर आते हैं। तो इसे देखकर लगता है कि ये कर्म जैसी बातें शायद सिर्फ कहने सुनने के लिए ही है। लेकिन आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो इस पूरी धारणा को बिल्कुल पलट कर रख देते हैं। वे कहते हैं कि हम कर्म को पूरी तरह गलत समझ रहे हैं। ये कोई ऊपर बैठकर हिसाब रखने वाला कोई नैतिक सिस्टम नहीं है। ये तो गुरुत्वाकर्षण जैसा ऊर्जा का एक नियम है, एक तरह का कॉस्मिक फिजिक्स। तो आज हमारा मिशन इसी फिजिक्स को समझना है, ये जानना कि जो बोओगे वही काटोगे से आगे की कहानी आखिर है क्या। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार से। हमारे हाथ लगे मटेरियल का सार ये है कि कर्म का असली खेल हमारे कामों में नहीं, हमारे विचारों में खेला जाता है। हमारे मन के अंदर एक जगह साफ साफ लिखा है, विचार कर्मों का बीज है। इसका मतलब जो भी हमारी जिंदगी में घट रहा है उसका बीज हमने कभी ना कभी अपने मन में बोया था। तो आज की हमारी सारी बातचीत इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमेगी। कैसे हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया को बना रही है। ठीक है, तो अगर विचार ही बीज हैं तो फिर ये काम कैसे करते हैं? मैं यहाँ बैठकर किसी के बारे में कुछ सोच रही हूँ तो इससे बाहर की दुनिया पर असर कैसे पड़ सकता है? इसका जवाब ऊर्जा के सिद्धांत में छिपा है। ये स्रोत बताते हैं कि हमारा हर विचार, हर भावना, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या जलन, एक खास तरह का कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा करता है। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हम एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव ऊर्जा भेजते हैं। और जब हम गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, तो हम एक नकारात्मक, एक टॉक्सिक ऊर्जा बनाते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है कि संसार एक दर्पण है। हम जो भी इस दर्पण की ओर फेंकते हैं वही हम पर लौट कर आता है। हाँ, लेकिन इस उपमा में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये एक साधारण आईना नहीं है, ये एक जादुई आईना है जो चीजों को कई गुना बढ़ाकर वापस फेंकता है। और सबसे जरूरी बात, ये तुरंत वापस नहीं फेंकता, और बस यहीं पर सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। अच्छा, ये बात दिलचस्प है। अगर मैं आज कोई अच्छा काम करूं तो उसका फल मुझे कल ही मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसी देरी के वजह से हम वो कनेक्शन नहीं देख पाते। मान लीजिए किसी ने 10 साल पहले धोखाधड़ी करके पैसे कमाए, आज वो एक सफल बिजनेस चला रहा है। हम उसे देखकर सोचते हैं, देखो इसके साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस धोखाधड़ी का बीज अब धीरे धीरे पेड़ बन रहा है, और शायद 5 साल बाद किसी बीमारी या रिश्ते के टूटने या बिजनेस के डूबने के रूप में फल देगा। तब वो व्यक्ति उसे बुरी किस्मत कहेगा, ये नहीं समझेगा कि ये 15 साल पुराने एक बीज का फल है। वाह, तो आप कह रहे हैं कि यूनिवर्स का हिसाब किताब भले ही धीमा हो पर होता जरूर है। इस पर एक कमाल की बात लिखी थी, अच्छा कर्म श्रम नहीं निवेश है, और बुरा कर्म शॉर्टकट नहीं उधार है। और हर उधार ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। एकदम सटीक। और ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। आज का गुस्सा कल की बीमारी बन सकती है, और आज की दया कल का कोई अनपेक्षित मौका बन सकती है। ये एक धीमा लेकिन अचूक चक्र है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ और सिर्फ मन ही मन दूसरे ड्राइवर को कोस रही हूँ, मैंने हॉर्न भी नहीं बजाया, कुछ कहा भी नहीं, तो भी मैं एक नेगेटिव कर्म बना रही हूँ। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। ये मुश्किल भी है, और कर्म के रहस्य का सबसे गहरा हिस्सा भी, क्योंकि कर्म का पहला फल बाहर किसी और पर नहीं बल्कि हमेशा हमारे अपने अंदर घटता है। ये तत्काल होता है। जब आप मन में गुस्सा पैदा करते हैं तो वो गुस्सा दूसरे तक पहुंचे या ना पहुंचे, वो सबसे पहले आपके शरीर के केमिकल बैलेंस को बिगाड़ता है, आपके मन की शांति को जलाता है। बदला लेने वाला इंसान बदला लेने से पहले ही खुद को अंदर से खोखला कर चुका होता है। बिल्कुल। नफरत करने वाला किसी और को चोट पहुंचाने से बहुत पहले खुद को जहर से भर लेता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो सामने वाला बदले या न बदले, आप उसी पल एक बोझ से आजाद हो जाते हैं। जब आप किसी के लिए प्रेम महसूस करते हैं तो वो प्रेम सबसे पहले आपको पूरा करता है। ये स्रोत इस कॉन्सेप्ट को पर्सनल एनर्जी हाइजीन कहते हैं। जैसे हम रोज नहाकर शरीर साफ करते हैं, वैसे ही अपने विचारों को साफ रखना हमारी ऊर्जा को साफ रखता है। पर्सनल एनर्जी हाइजीन, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है।
तो अगर हमारा मन ही सब कुछ तय कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी जीवन की परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार से ज्यादा बेहतर शब्द है सहनिर्माता या को क्रिएटर्स। स्रोत कहते हैं कि हमारा मन एक चुंबक की तरह काम करता है। हमारे अंदर जिस तरह के विचार और भावनाएं प्रबल होती हैं, हम वैसे ही परिस्थितियों और लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। क्या इसका कोई उदाहरण है इन स्रोतों में? हाँ, बहुत व्यवहारिक उदाहरण है। जैसे जो इंसान हर बात में शिकायत करता है, मौसम खराब है, बॉस अच्छा नहीं है, किस्मत खराब है, वो असल में कमी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। नतीजा, यूनिवर्स उसे और शिकायत करने के मौके देता है। उसकी जिंदगी में ऐसी ही चीजें होती रहेंगी जिससे उसकी ये धारणा और पक्की हो जाए। और इसके विपरीत, जो इंसान मुश्किल हालात में भी उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होता है जो उसके पास है, वो समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर होता है। और फिर यूनिवर्स उसे और शुक्रगुजार होने के मौके देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। आभार का कंपन समृद्धि को खींचता है, शिकायत का कंपन कमी को। इसीलिए मटीरियल में एक जगह लिखा है कि दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने अंदर की ऊर्जा को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि जब आपका व्यवहार बदलता है तो आपकी ऊर्जा बदलती है। ऊर्जा बदलने से परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियां बदलने से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। मान लीजिए कोई सच में बहुत मुश्किल हालात में है, उसके पास शुक्रगुजार होने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्या ये कहना थोड़ा अनुचित नहीं होगा कि बस अपनी सोच बदलो? ये बहुत जरूरी सवाल है। और स्रोत ये नहीं कहते कि बाहरी परिस्थितियों का कोई वजूद नहीं है, वे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि उन परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है, और वही प्रतिक्रिया हमारा अगला कर्म बनती है। दो लोगों का बिजनेस एक साथ डूब सकता है। एक व्यक्ति शिकायत और कड़वाहट में डूबकर रह जाता है, दूसरा व्यक्ति इसे एक सबक मानकर जो कुछ बचा है उसके लिए शुक्रगुजार होकर नई शुरुआत करता है। दोनों की बाहरी परिस्थिति एक थी, पर आंतरिक प्रतिक्रिया ने उनके भविष्य की दिशा बिल्कुल अलग कर दी। हर पल एक नया बीज बोने का मौका है। साथ अच्छा क्यों होता है? अगर कोई बेईमानी कर रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है और फिर भी सफल हो रहा है, तो ये कर्म के इस पूरे सिद्धांत पर एक सवालिया निशान लगाता है। हाँ, और ये सबसे आम वजह है कि लोग इस नियम पर यकीन करना छोड़ देते हैं। स्रोत इसकी 2-3 बहुत गहरी वजह बताते हैं। पहली वजह तो वही है, समय का अंतराल। हो सकता है हम उसके 10 साल पुराने किसी अच्छे कर्म का फल देख रहे हों और आज के बुरे कर्मों की फसल अभी पक रही हो, जो शायद सालों बाद कटेगी। हम किसी की जिंदगी की सिर्फ एक छोटी सी क्लिप देखते हैं, पूरी फिल्म नहीं। और दूसरी वजह थोड़ी और सूक्ष्म है। क्या वो व्यक्ति सच में खुश है? हो सकता है उसके पास पैसा हो, सफलता हो, लेकिन क्या उसके पास मन की शांति है? क्या उसके रिश्ते गहरे और भरोसेमंद हैं? क्या वो रात को बिना किसी डर के सो पाता है? कर्म का नियम सिर्फ बैंक बैलेंस पर लागू नहीं होता। हो सकता है बाहरी सफलता के बदले में वो अपनी आंतरिक शांति का सौदा कर चुका हो। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने एक शानदार महल तो बना लिया, लेकिन उसकी नींव रेत पर है। बाहर से सब अच्छा दिख रहा है, पर अंदर से वो किसी भी पल ढहने के डर में जी रहा है। बिल्कुल सही। और तीसरा कारण यह है कि कर्म का नियम सजा देने के लिए नहीं है, सिखाने के लिए है। कभी कभी यूनिवर्स किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा रस्सी देता है ताकि वो अपनी गलतियों के चरम पर पहुंच जाए, और फिर जब गिरे तो उसे सबक गहराई से समझ आए। ये दंड नहीं, सीखने का एक कड़ा तरीका है। इन स्रोतों में कर्म की एक और परत का जिक्र है, इरादे का, इंटेंशन का। वे कहते हैं कि कर्म का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि वो कितना बड़ा था, बल्कि इस बात से कि उसके पीछे का इरादा क्या था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एक अमीर आदमी दिखावे और अहंकार के साथ 1 करोड़ रुपए दान करता है ताकि अखबार में उसका नाम छपे, और वहीं एक गरीब आदमी सच्ची करुणा के साथ अपनी 1 रोटी किसी भूखे के साथ बांटता है। बाहरी दुनिया के लिए 1 करोड़ 1 रोटी से बहुत ज्यादा है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर उस गरीब आदमी का कर्म कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि उसका इरादा शुद्ध था। हाँ, ब्रह्मांड आपकी दौलत नहीं देखता, आपके दिल की नीयत देखता है। अहंकार से की गई मदद भी एक तरह का सौदा है जो कर्म के खाते में ज्यादा वजन नहीं रखता, लेकिन विनम्रता और प्रेम से किया गया छोटे से छोटा काम भी एक बहुत शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। कर्म आंखों से नहीं, हृदय से तौले जाते हैं। आज की इस पूरी बातचीत को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं, तो मेरे लिए 3 बातें सबसे अलग खड़ी हैं। पहली, कर्म कोई नैतिक स्कोर कार्ड नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक नियम है, फिजिक्स की तरह। दूसरा, इस खेल का स्टेडियम हमारा काम नहीं, हमारा मन है। हमारे विचार ही सब कुछ तय कर रहे हैं। और तीसरा,
इस नियम का असर होने में देर लग सकती है और यही देरी हमें भ्रम में डालती है, लेकिन ये होता जरूर है। और मेरे लिए इसका सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि कर्म का ज्ञान हमें डराने या बेबस महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे जीवन की ड्राइविंग सीट पर वापस बिठाने के लिए है। ये हमें मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाली शिकायत की मानसिकता से निकालकर मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे हालात बदलें वाली निर्माता की मानसिकता में लाता है। मतलब ये डरने के बजाय जागरूक होने का एक टूल है। बिल्कुल। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा हर विचार, हर शब्द और हर काम हमारे कल का निर्माण कर रहा है, तो हम हर पल को ज्यादा सावधानी और सजगता से जीना शुरू कर देते हैं। हम सिर्फ अपना भाग्य नहीं बनाते, हम अपने जीवन में एक गहरा अर्थ, उद्देश्य और शांति का निर्माण करते हैं। और कर्म के रहस्य को समझने का असली जादू शायद यही है। स्रोत ने व्यक्तिगत कर्मों का जीवन पर असर तो बहुत गहराई से समझाया है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर एक व्यक्ति के विचार और कर्म एक लहर पैदा करते हैं, तो एक परिवार, एक समाज या एक पूरे देश के सामूहिक विचार और कर्म उसकी सामूहिक नियति को कैसे आकार देते होंगे। और उस विशाल सागर में एक व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा की अकेली लहर की क्या भूमिका हो सकती है।